हेलो दोस्तों, विजन जी के में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ऑपरेशन सिंदूर एंड आफ्टरमैथ। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये जो दुनिया में 6 महीने से बड़ी उथल पुथल चल रही है, जब से श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया है, तभी से जो दुनिया के एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर थे, जो स्टेबल रिलेशन थे, उसमें एक भूचाल सा आया हुआ है। आते ही उन्होंने इमिग्रेशन का इश्यू उठाया, कनाडा को अपना 51 स्टेट बनाने की घोषणा करी। यूरोप पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया, चाइना पे तो 127% टैरिफ लगा दिया, इंडिया पे टैरिफ लगा दिया। इन्हीं के बीच में आपका दिन आता है 22 अप्रैल, जिस दिन आपके पहलगाम, जो कि कश्मीर में स्थित है और कश्मीर से टुवर्ड्स ईस्ट साइड में है, पाकिस्तान की तरफ नहीं है, कश्मीर से टुवर्ड्स ईस्ट साइड में है। वहां पे ये पहलगाम की खूबसूरत वादियां हैं और वहां पे चूंकि वो ईस्टर्न है, टुवर्ड्स चाइना की तरफ है, लद्दाख है ऊपर, तो यूजुअली अभी तक कभी यहाँ पे हमला नहीं हुआ। तो टूरिस्ट आराम से वहां पे एंजॉय कर रहे थे और उसी बीच में वहां पे निर्दोष यात्रियों पे वहां पे हमला हुआ। देखते ही देखते 26 व्यक्तियों को गोली मार दी गई, जिसमें 25 हिंदू मारे गए, एक मुस्लिम की मृत्यु हुई। और आधुनिक भारत में इससे बड़ा नरसंहार नहीं हुआ, लिहाजा भारत सरकार को यहाँ पे एक्टिव होना पड़ा और हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। उसके बाद आपकी 7 और 8 तारीख को भारत ने पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप थे उन पे हमला किया और उसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। जहां पे हमला हुआ था वो आपके थे सवाई नाला कैंप, जो मुजफ्फराबाद में स्थित है। ये एलईटी का गढ़ है, लश्कर ए तोयबा का गढ़ है। सैयदना बिलाल कैंप, जो भी मुजफ्फराबाद में स्थित है। और ये जमात इस्लाम जैसे मोहम्मद का गढ़ है। गुलपुर कोटली, बरनाला, भिम्बर, अब्बास कटली, बहवालपुर, मुरीदेक, सरजल एंड महमुमा जोया, ये सारे के सारे आपके आतंकी कैंप है, जहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेनिंग देके भारत में घुसपैठ कराने जाती थी, ताकि वो भारत में उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम दे सके और भारत की स्थिरता को डिस्टर्ब कर सके। चूंकि पाकिस्तान की माली हालत बड़ी खराब है, वहां पे जो पिछले इलेक्शन हुए थे उनमें भी बड़ी कहते हैं कि धांधली हुई और वहां पे ये कहा जाता है कि बिना आर्मी के सपोर्ट के कोई भी वहां का प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी पे बच नहीं सकता। इमरान खान साहब थे पहले, जब उनकी मुनीर से किटपिट हुई तो अल्टीमेटली उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। आज वो जेल में है। जब इन जगहों पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक हमला किया अपनी मिसाइलों से और लगभग कहते हैं कि 200 जो मुजाहिदीन थे या आतंकवादी थे वो मारे गए। उसके पश्चात 8 तारीख को सुबह भी पाकिस्तान ने फायर करना चालू कर दिया और 8 तारीख की रात को उसने लगभग 400 ड्रोन से भारत पे हमला किया। लेकिन भारत ने यहाँ पे अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत कर रखा था और जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स आई वो S-400 जो कि रशियन मेड है, उसके बाद में जो ट्रिपल लेयर है एयर डिफेंस की, उससे सभी एयर स्ट्राइक को
असफल बना दिया। 8 तारीख की रात को पाकिस्तान ने बहुत सारे हमले किए, लेकिन सभी असफल हुए। लिहाजा चूंकि एक लाहौर बहुत बॉर्डर के पास में है, तो सबसे पहले रिटेलिएट वापस जब भारत ने किया तो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम खराब पहले नष्ट किया। उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं माना, लगातार मिसाइलों से, ड्रोन से हमला करता रहा, लेकिन उसकी एक भी मिसाइल छू नहीं पाई। लेकिन उसकी तीव्रता को देखते हुए भारत को एक कठोर निर्णय लेना पड़ा और उसके तहत 9 तारीख की रात को भारत ने एक बड़ा हमला किया। इसके लगभग 11 स्टेशन हैं जो कि एयरबेस थे, न्यूक्लियर बेस थे। उन पे भारत ने एक साथ सटीक हमले किए। नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी में स्थित है, इस्लामाबाद के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर स्थित है, इसको तहस नहस कर दिया। मुर्द एयरबेस जो कि चकवाल में स्थित है, इसको नष्ट कर दिया। जो रडार फैसिलिटीज थी लाहौर में, पारसूर रडार फैसिलिटी जो आपकी थी लाहौर में, उसको समाप्त कर दिया। रफीकी एयरबेस जो कि सबसे बड़ा एयरबेस है, उसके स्ट्रिप को तहस नहस कर दिया। जैकबाबाद एयरबेस, सुकूर एयरबेस, भुलारी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, इन सभी एयरबेस को नेस्तबनूद कर दिया। जिसमें कि नूर खान एयरबेस पे कहा जाता है कि इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी अवेलेबल थी। और भारत ने इतना सटीक हमला किया, जो अंडरग्राउंड उसके न्यूक्लियर, जो बार बार धमकी देता है भारत के न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, उसको वहीं पे दफना दिया। उसके सारे रास्ते बंद हो गए। 10 तारीख को मॉर्निंग में भी छुटपुट लड़ाई चलती रही, लेकिन सडनली फिर 10 तारीख को शाम को 4:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब घोषणा करते हैं कि मैंने भारत पाक के बीच में युद्ध रोकवा दिया है। 5 बजे भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। लिहाजा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल है, डीजीओ, डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल हैं, उनका फोन आया और उन्होंने ये आग्रह किया कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं, और भारत ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन ट्रंप साहब को ये कहाँ मंजूर था। हाँ, चूंकि ये बड़ी घटनाएं थी। जब अटैक किया था तभी अमेरिका को बता दिया था कि हम जो टेररिस्ट कैंप है उस पर अटैक कर रहे थे। लिहाजा जब ये बात हो गई तो ये एक डिप्लोमेसी का प्रोटोकॉल होता है, जिसके तहत अमेरिका को बताया गया होगा कि हम सीज फायर करने जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब को चैन नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने पोस्ट किया कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया है। यदि ट्रंप साहब के अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखो तो बड़े विचित्र स्टेटमेंट आते हैं। इतनी बड़ी महाशक्ति के प्रेसिडेंट अपने स्टेटमेंट समय समय पे बदलते रहते हैं और जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। सारा क्रेडिट वो दुनिया का वो लेना चाहते हैं। जब 7 मई को, जब 22 अप्रैल को हुआ तो उन्होंने कहा बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जब 7 मई को भारत ने अटैक कर दिया तो ट्रंप ने कहा कि ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये दोनों देश काफी टाइम से लड़ रहे हैं और ये युद्ध बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि आप ये टेररिस्ट कैंप बंद करिए या ये हमला क्यों कर रहा है, बट उन्होंने ये कहा कि शर्मिंदगी की बात है। उसके बाद में 8 तारीख को बोलते हैं, वी आर नथिंग टू डू विद द इंडो पाक मैटर्स। हमें भारत पाकिस्तान के जो युद्ध चालू हो गया है इससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़ लिया माना कि इन्होंने कहा कि तुम लड़ो, आराम से लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें कोई मतलब भी नहीं है। फिर सडनली 10 तारीख को ये घोषणा करते हैं कि मैंने दोनों के बीच में सीज फायर करवा दिया। जब मतलब नहीं था तो सीज फायर करवाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन
यहीं से डिप्लोमेसी चालू होती। डिप्लोमेसी पहले से भी चल रही थी अमेरिका की, यहां पे खुल के सामने आ जाती है। वो यहां पे पाकिस्तान की तरफ झुकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो एयरफोर्स के जो भी इक्विपमेंट थे, पाकिस्तान के पास या तो अमेरिकन थे या चाइनीज थे। जब अमेरिकन वार हेड फेल होने लगे तो निश्चित रूप से ट्रंप को चिंता होना स्वाभाविक थी। वो महाशक्ति अपने हथियारों की हार भी कैसे बर्दाश्त कर सकती है, एक नेचुरल सी बात है। एनीवे, उन्होंने यहां पे पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा दिलवाया, जब युद्ध चल रहा था तो पैसा दिलवाया, पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, उसका एक्ट को कंडेम्ड नहीं किया। फिर कहते हैं कि 10 तारीख को हमने युद्ध रुकवा दिया है। पाकिस्तान तो भोला भाला बहुत अच्छा कंट्री है। 11 तारीख को फिर कहते हैं ट्रंप हेल्ड द बोथ कंट्रीज लीडरशिप एंड प्लेजेस वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर द 1000 years a solution can be arrived and concerning the Kashmir and again connects the ceasefire to US trade pressure। कि ये इनकी पुरानी लड़ाई है और ये लड़ाई जो बंद हुई है ये हमारे ट्रेड प्रेशर्स में बंद हुई है कि या तो हमसे बिजनेस कर लो या तुम लड़ लो, इनका कहना ये था। उसके बाद में ये अरब जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं। सऊदी अरब में एक बार ये कहते हैं कि हमने इनके बीच में न्यूक्लियर वार रुकवा दिया है। अरे न्यूक्लियर वार क्या रुकवा दिया, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज सब समाप्त हो गई थी, उसके विमान उड़ने लायक नहीं रहे थे, और न्यूक्लियर बम छोड़ना कोई आसान नहीं होता। वो जानते हैं कि भारत न्यूक्लियर छोड़ेंगे तो वो भारत कैसे रिटेलिएट करेगा, और भारत उसकी मिसाइलों को घुसने नहीं दे रहा था, उसके घर में ही गिरता, न्यूक्लियर गिरता था। फिर ये कतर जाते हैं, कतर में कहते हैं कि भाई तुम बिजनेस करो मेरे साथ, न्यूक्लियर की लड़ाई मत करिए। फिर बाद में ये कहते हैं कि मैंने नहीं रुकवाया, एक दिन ये कहते हैं इट्स ओके कि मैंने नहीं रुकवाया, ये अपना इनका खुद का मसला था जो कि आपस में निमट गया। फिर 18 जून को ये वापस कहते हैं कि मैंने रुकवाया लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। तो इनका ये चलता रहा। जो महाशक्ति अमेरिका का है, यहां पे बिहेवियर नोट करने वाला है। जब जब अमेरिका में एक चीज देखिए, जब जब भी अमेरिका में आर्थिक संकट आता है या उसके बादल मंडराते हैं या उसके बिजनेस का प्रलोभन आ जाता है, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे वार चालू हो जाते हैं। एक यूक्रेन को छोड़ दीजिए जहां पे कि रशिया इन्वॉल्व है डायरेक्टली, बाकी तो पूरा जो अरब में है वो अमेरिका इन्वॉल्व रहा है। इजराइल हमास है तो अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है, यूक्रेन रशिया है तो यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। रशिया सीरिया में अगर आपका विद्रोह हुआ तो सीरिया से इसने हाथ मिला लिया, जिसको कि 80 लाख डॉलर का जिसपे कि इनाम था, उस व्यक्ति से कतर में श्रीमान महोदय आराम से मिले। और उसके बाद में आया आपका 13 जून। अमेरिका काफी टाइम समय से कह रहा था कि ईरान अपने न्यूक्लियर बम बनाने के इरादे समाप्त कर दे, उसको जांच करने की परमिशन दे, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान चूंकि यहाँ पे इजराइल के खिलाफ है, इनके यहूदी और मुस्लिम्स की काफी समय से सदियों से लड़ाई चल रही है, तो एक ये नेचुरल, बिकॉज जो हमास है, हूती विद्रोही है, हिजबुल्ला है सीरिया का, ये सबको ईरान सपोर्ट देता रहा है, हथियार देता रहा है, पैसा देता रहा है, जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन अचानक एक दिन इजराइल ईरान पे हमला कर देता है, और ट्रंप साहब कहते हैं कि ठीक किया, ईरान इसी लायक है, या तो हमसे समझौता करें या इजराइल के अटैक से है।
बदले की कार्रवाई में ईरान इसके ऊपर मिसाइलें छोड़ता है इजराइल पे, और लगभग 600-800 मिसाइलें छोड़ता है ये, और 40-50 मिसाइलें तेल अवीव में और इजराइल के दूसरे शहरों पे गिरती है। इजराइल के लगभग कहते हैं कि 24 व्यक्ति मारे गए जाते हैं उसमें। और तेहरान, ईरान में तो क्या कहें, ईरान में उसके टॉप कमांडर, लगभग 40 टॉप कमांडर जो मिलिट्री और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो मारे गए। और ये कहते हैं कभी कि हम खोमेनी साहब को कभी भी मार सकते हैं, फिर कहते हैं कि हम खोमेनी को नहीं मारेंगे। इस बीच ईरान भी सीरिया में जो यूएस का एयरबेस है उस पर हमला करता है और उसको नष्ट कर देता है। इधर कतर पे वो मिसाइलें छोड़ता है यूएस बेस पे। ज्यादा नुकसान की तो वहां से खबर आई नहीं, क्योंकि कहते हैं कि हमने कतर को बता दिया था कि हम जो यूएस बेस है उस पर हमला करेंगे। और 24 जून को फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक मैसेज आता है कि मैंने इजराइल और ईरान के बीच में सुलह करवा दी। इधर यूक्रेन और रशिया का वार भी तेज हो गया है। तो वर्ल्ड ऑर्डर हैं जो कि बड़े बिगड़े हुए हैं। आप वर्ल्ड ऑर्डर में देखिए तो अभी आपके पास ये आपका यूक्रेन है, अच्छा ऊपर जाएगा। ये आपका मिडिल ईस्ट है, ज्यादा इसमें यूरोप नहीं आया है। ये आपका इजराइल है, और ये आपका ईरान है। जो भी मिसाइलें गई आपके आपके इराक के ऊपर होती हुई, जॉर्डन के ऊपर होती हुई, आपस में ये जो फ्लाइट हुई है, ये दोनों के बीच में लगभग 3000 किलोमीटर का फासला है। तो जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बहुत बदल गया है। पाकिस्तान जो कि पहले चाइना के बहुत करीब था, पाकिस्तान चाइना के बहुत करीब था, चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, चाइना बहुत तरह फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था, चाइना मिलिट्री सपोर्ट कर रहा था। अब आज के डेट में चाइना फ्रंट में नहीं होके आपको, पाकिस्तान को आपका आज अमेरिका सपोर्ट करने लगा है। यहाँ के जो सेनाध्यक्ष है मुनीर को वो अपनी विक्ट्री और किंग्स डे परेड में बुलाते हैं, डिनर में बुलाते हैं, और वहां पे मुनीर साहब एक स्टेटमेंट देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज, पीस प्राइज देना चाहिए, जो कि एक बड़ा हास्यास्पद सा स्टेटमेंट है। चूंकि अमेरिका बहुत पावरफुल है तो लिहाजा उसके कुछ बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आए। इसी बीच में एक और खबर आ रही है कि अमेरिका कह रहा है ईरान को कि वो उसको 3.5 लाख करोड़ डॉलर रुपए देगा, जो ईरान में न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को रिवाइव करने के लिए होंगे। आने वाले समय में चूंकि एक नाटो का समिट हो चुका है, वो 16-17 को आपके कनाडा में था, भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिला, लेकिन कुछ दिन पहले ही मिला। अक्सर तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट मिला। G7 का समिट था, नाटो का भी समिट था। नाटो का यूरोप में हुआ, G7 का कनाडा में हुआ। G7 में काफी टाइम से हमको बुलाया जाता रहा है। अब मोदी जी के हाथ में उस समय नहीं जाना कोई एक तरीका नहीं था, लिहाजा वो गए, लेकिन खाली हाथ आना था, वहां से कुछ मिलना भी नहीं था। ट्रंप साहब मोदी जी के जाने के, जो कि मोदी जी को अच्छा दोस्त कहते हैं, इनके जाने के पहले ही
अमेरिका रवाना हो गए थे और मीटिंग खत्म होने के पहले तो उन्होंने तुरंत ईरान पे आक्रमण कर दिया। शायद ये जरूरी भी हो गया था, अदरवाइज ईरान इजराइल पे अटैक करता रुक नहीं रहा था। अब जो दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर है वो अभी डिस्टर्ब हो गया है। रशिया पिछले 3 साल से यूक्रेन के साथ में युद्ध में उलझा हुआ है। उसको इकोनॉमी काफी खराब हो चुकी है, वहां महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस युद्ध का कोई अंत दिख नहीं रहा है। डोनाल्ड साहब कहते हैं कि मैं बंद करवा दूंगा, लेकिन ये नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक रशिया खस्ता हालत में नहीं आ जाएंगे ये युद्ध बंद नहीं करवाएंगे। चाहे वो कहते हैं मैंने यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिया, मैंने सारी सहायताएं बंद कर दी, लेकिन ये सब एक बातें हैं जो डिप्लोमेसी में की जाती है। इधर चाइना और ताइवान का स्ट्रेस चल रहा है, ये भी हम कभी देखेंगे। बट चाइना जब ये सब हो रहा था तब उन्होंने देखो चाइना को दूर रखने के लिए क्या किया, उसे ट्रेड डील कर दी। जो उसका टैरिफ था 127%, वो वापस नॉर्मल पे लिया है और चाइना को अपना ट्रेड पार्टनर बना लिया। यही वो अभी भारत के साथ भी करना चाहते हैं। वो दुनिया में अमेरिका को एकमात्र महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। देखिए आगे क्या होता है, अगले जो एपिसोड आएगा उसमें हम आगे की चीजें लेंगे। लेकिन अमेरिका ने अपने जो इरादे हैं वो बड़े क्लियर कर दिए कि दे वांट टू एस्टेब्लिश यूएसए एज द एंड ओनली पावर ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर दिस वन। अभी आपके डिप्लोमेसी बहुत सारी चल रही है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, मुनीर साहब उनके पार्टनर बन रहे हैं। उनको पाकिस्तान चाहिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान चाहिए। वो चाइना को वहां से हटाना चाहते हैं ताकि वो भारत के, चाइना के और रशिया के बीच में जो कि ये हिमालय की रेंज है वहां पे वो अपना आर्मी बेस बनाए रखना चाहते हैं और वो बनाए रखना चाहेंगे। पाकिस्तान के लिए वो इसके लिए कुछ भी कीमत खर्च करनी हो भारत के खिलाफ वो करते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर देखेंगे जियो पॉलिटिक्स एंड डिफरेंट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें चर्चा करते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब, अगर आप अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।